नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन एट 9 में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। इसी के साथ आपको बता दें कि नेशन एट 9 में हम आपको दिखाएंगे देश भर की तमाम खबरें, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक की खबरें, हर प्रदेश की खबर। तो चलिए करते हैं शुरुआत खबरों के सिलसिले की। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। गृह मंत्री आज कर्नाटक तीवल्ली में रहेंगे। इसके बाद अपने दौरे के अंतिम चरण में अपने लोकसभा प्रवास के लिए पड़ोसी राज्य तेलंगाना का दौरा करेंगे। दरअसल शाह दावणगेरे और देवनहल्ली दोनों जगह पर रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि पिछले महीने चुनावों की घोषणा के बाद से अमित शाह का ये पहला कर्नाटक का दौरा है। बता दें, कर्नाटक में एक चरण में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 10 मई को वोटिंग होनी है। 13 मई को नतीजे जारी होंगे। कर्नाटक में 521 करोड़, जिसमें से पुरुष महिलाओं की संख्या है 2.5 करोड़, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 2.5 करोड़ आंकी गई है। अगली खबर दिल्ली से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना सरकारी प्रवास 12 तुगलक लेन को पूरी तरीके से खाली किया। राहुल करीब 2 दशक से इस घर में रह रहे थे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी आज लोकसभा सचिवालय को आवास की चाबी सौंप देंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को मोदी उपनाम से संबंधित मामले में टिप्पणी को लेकर 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उनसे 22 अप्रैल तक परिसर खाली करने के लिए कहा गया था। राहुल गांधी अब मां सोनिया गांधी के सरकारी आवास पर 10 जनपथ पर रहेंगे। बीते कई दिनों से उनका सामान 10 जनपथ में शिफ्ट किया जा रहा था। राहुल गांधी ने शुक्रवार शाम को अपने बचे हुए सामान को उस बंगले से हटा दिया। ये बंगला उन्हें सांसद के रूप में आवंटित किया गया था। खबरों में रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब किया। सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को 27 से 28 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि सीबीआई ने मौखिक तौर पर उन्हें तलब किया और आधिकारिक तौर से इसकी पुष्टि नहीं की है। बता दें कि सत्यपाल मलिक पर 2 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। इन्हीं 2 मामलों में सीबीआई जांच कर रही है। ये मामले उस वक्त के हैं जब वह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उस वक्त 2 परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के चलते मामले दर्ज हुए थे। अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को टारगेट करते हुए एक बड़ा दाव किया था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस नेता से संबंधित एक फाइल को क्लियर करने के लिए उन्हें कथित तौर पर 300 करोड़ रुपए रिश्वत ऑफर की गई थी। एजेंसी ने अंबानी की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। अगली खबर कर्नाटक से, जहां बीजेपी छोड़ने के बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का बयान सामने आया। जगदीश शेट्टार ने कहा कि उन्होंने भाजपा इसलिए छोड़ दी क्योंकि वहां उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती थी। मुझे कोई सत्ता नहीं चाहिए, मैं केवल सम्मान चाहता हूं। मैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूं, मैं सत्ता का भूखा व्यक्ति नहीं हूं। शेट्टार ने कहा, मुझसे पहले हुगली से जिसने भी चुनाव लड़ा सभी हार गए। साल 2094 में मैंने पहली बार यहां से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस बार मैंने कई बार इस सीट से चुनाव जीतकर पार्टी के लिए जगह भी बनाई। इसमें साबित होता है कि यहाँ के लोगों का मुझ पर भरोसा है। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुझे टिकट न देकर मेरा अपमान किया, इसलिए मैंने बीजेपी को चुनौती दी है। हमें उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर इतना सम्मान मिलेगा। अगली खबर हरियाणा से, जहां वाड्रा लैंड डील मामले में प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। एक तरफ सरकारी अधिकारियों ने एक स्तर की जांच के आधार पर किसी प्रकार के नियमों के उल्लंघन से इनकार कर दिया। वहीं हरियाणा सीएम ओएसडी जवाहर यादव ने दावा किया कि रॉबर्ट वाड्रा को अभी तक किसी मामले में कोई क्लीन चिट नहीं मिली। प्रदेश की जांच एजेंसियां अपने काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में भ्रम फैला रही है। हाई कोर्ट में स्टेटस नहीं, प्रोग्रेस रिपोर्ट हासिल की गई है। एसआईटी की जांच में कई तथ्य उजागर होंगे। हरियाणा में क्राइम विभाग के आईजी की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस नेता सरकार को घेर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे बिहार की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पिछले 33 सालों के विकास में नीतीश लालू मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि दूरदृष्टि की कमी है, इसी के कारण बिहार में आज तक एक भी 5 सितारा होटल नहीं है। गया जैसे ऐतिहासिक शहरों का उदाहरण देते हुए सिंह ने कहा, जहां हर साल लाखों लोग पिंडदान करने आते हैं, वहां कोई 5 सितारा होटल नहीं है। आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है और रोजगार पैदा करने के अवसर भी हैं, लेकिन पिछले 33 सालों में दूरदृष्टि की कमी के कारण देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए प्रदेश में एक भी
5 स्टार होटल का निर्माण नहीं किया गया। उन्होंने मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार ये नहीं समझ पाए हैं कि राज्य में पर्यटन की संभावना इतनी है। बिहार का भाग्य तभी बदलेगा जब राज्य में पर्यटन स्थलों का एकीकृत विकास होगा। रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज माता कौशल्या महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा। आरंग विधानसभा क्षेत्र के चंदखुरी में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों के अलग अलग मानस मंडल के लोग अपनी प्रस्तुति देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में माता कौशल्या महोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की थी। महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में कला, संस्कृति, पर्यटन को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत माता कौशल्या जन्मभूमि के वैभव को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए माता कौशल्या महोत्सव मनाया जा रहा है। गैंगस्टर से माफिया और फिर राजनेता बने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ अहमद के बीते हफ्ते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या को लेकर अब आतंकी संगठन अलकायदा ने उसकी मौत का बदला लेने वाली बात कही। सूत्रों के हवाले से आतंकी संगठन ने कहा कि वह अतीक अशरफ की हत्या का बदला जिहाद के जरिए लेंगे। जो भी लोग इस वारदात में शामिल थे उनको सबक सिखाया जाएगा। अलकायदा ने कहा कि अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेने के लिए अगर उसको अपनी औलादों की कुर्बानी देनी पड़े तो वो देने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अलकायदा की 7 पन्नों की चिट्ठी में अतीक और अशरफ की हत्या का जिक्र किया गया है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में लाइव टीवी कैमरों के सामने कनपटी पर बंदूक रखकर इन दोनों माफिया बंधुओं का कत्ल कर दिया गया और उनकी हत्या का बदला लिए जाने की जरूरत है। अब खबर दिल्ली से है, जहां पर सूडान और सेना में अर्धसैनिक बलों के पीछे कई दिनों से जंग जारी है, जिसमें कई भारतीय फंसे हैं। अब तक कई लोगों के बीच जान जा चुकी है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के बीच हजारों भारतीय भी फंसे हैं। हालात ये है कि भारतीयों के पास खाने पीने का सामान नहीं है। ऐसे में भारत का फोकस सूडान में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए पीएम मोदी ने हाई लेवल की मीटिंग भी की है। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे और इसी के साथ विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर यूनाइटेड नेशन के चीफ से भी मुलाकात की। साथ ही खबरों की माने तो भारत ने इस मामले में अमेरिका, यूके, सऊदी अरब समेत कई देशों के साथ संपर्क में है। एनसीपी नेता अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की खबरें जोर पकड़ रही हैं। इस बीच अब उन्होंने पीएम मोदी की तरफ तारीफ कर राजनीतिक गलियारों में अफवाहों को और तेज कर दिया। अजित पवार ने पुणे में पिंपरी चिंचवाड़ा में मराठी अखबार सकाल के कार्यक्रम में कहा है कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से जो मुमकिन नहीं हुआ है वो नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। 1984 के बाद साल 2014 में देश में बहुत बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। यूपीए के शासनकाल में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह को सरकार बनाने के लिए अन्य दोनों का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन 2014 में मोदी ने करिश्मा कर दिखाया। अब जब अजित पवार से पूछा गया कि क्या वह 2024 में सीएम पद के लिए दावा करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि अगर 2024 क्यों, अगर आप अभी कहें तो वो अभी भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह 100% महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना पसंद करें। खबरों में अब बात पंजाब की होगी, जहां सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में नेशनल गेम्स के विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया कि वो पंजाब में खेलों का स्तर ऊंचा उठाएंगे। सीएम मान ने कहा कि खिलाड़ियों को मिलने वाले स्कॉलरशिप को दोगुना किया जाएगा। खिलाड़ियों को अब 8,000 की जगह हर महीने 16,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। सीएम मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने खिलाड़ियों को सम्मान नहीं दिया, लेकिन हमारा लक्ष्य पदक जीतने के कुछ दिन बाद ही खिलाड़ियों को सम्मानित करना है। हम सभी सरकारी स्कूलों को शारीरिक शिक्षा संस्थान बनाएंगे। खबर केरल से है, जहां केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए उनके हस्तक्षेप और मार्गदर्शन की मांग की। विजयन ने कहा, केरल के काफी लोग सूडान में काम कर रहे हैं। केरल सरकार के पास फोन कॉल आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से बहुत से लोगों को पीने का पानी, बिजली, भोजन आदि दवाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। हमें ये भी बताया जा रहा है कि केरल के कई लोग सूडान के सुदूर इलाकों में फंसे हैं, उन्हें स्वदेश वापस लाने की जरूरत है। बात कर्नाटक की होगी। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भाजपा भारत राष्ट्र समिति ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता दल
सेलुलर के साथ आपको बता दें कि समर्थन की घोषणा कर दी है। साथ ही 10 मई को होने वाले चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला भी कर दिया। बीआरएस ने जेडीएस को मित्र पार्टी बता दिया। सूत्रों ने कहा कि कर्नाटक में चुनाव न लड़ने के फैसले के पीछे एक सोच ये भी है, वहां उनके अभियान से भाजपा विरोधी मतों का बंटवारा हो सकता है और भाजपा को इसका फायदा भी हो सकता है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी इसके पहले हैदराबाद में टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने संबंधी कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 20 अप्रैल को समाप्त हुई। अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करेंगे, जिन्होंने राजधानी भोपाल में प्रशासन अकादमी में आयोजित समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि हम सबने मिलकर प्रदेश को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है, योगदान दिया है। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि जब हम आए थे तब हमें टूटी फूटी सड़कें मिली थी। सिर्फ 71,000 किलोमीटर सड़क थी, आज 4 लाख किलोमीटर की सड़क बन गई है। प्रदेश में 45 लाख हेक्टेयर पर आज सिंचाई हो रही है। कृषि उत्पादन को 7 गुना हमने बढ़ाया। शिवराज सिंह ने कहा है कि देश की जीडीपी में हमारा योगदान होना चाहिए था। हमारी सरकार आने से पहले 25,000 करोड़ बजट होता था, लेकिन आज 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। पहले हम बीमारू राज्य थे, कोई हमें गिनता भी नहीं था। अब खबर तमिलनाडु से है, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने छात्रों को उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि युवाओं को तकनीक के क्षेत्र में महारत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग साल 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारत में आईटी उद्योग का भविष्य उज्जवल है। साथ ही आईटी उद्योग बढ़ने के अवसरों के साथ ही फल फूल भी रहा है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब दुनिया संघर्ष कर रही थी, लोग मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे थे, उस समय हमारी फिल्म ने इंडस्ट्री आगे आकर लोगों का मनोरंजन किया। बता दें कि तमिलनाडु के चेन्नई में एक कॉलेज के कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने छात्रों को शांतिपूर्वक रहने और खेल से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने को कहा। अगली खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां चंद्रवरदाई के खेल स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय रोजगार मेले में सीएम गहलोत ने शिरकत की और युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। रोजगार मेले में 2,500 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में युवा मेगा जॉब फेयर में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि आपके यहाँ मेगा जॉब फेयर लगा। अभी मैं सिर्फ आपके लिए जयपुर से आया हूँ। आज जो चुनौतियाँ हैं वो महंगाई और बेरोजगारी है। पहले चाइना में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी, अब जो आंकड़ा आ रहा है उसमें हिंदुस्तान सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना हुआ है। आबादी तो बढ़ गई है, लेकिन रोजगार मिले, निवेश बढ़े, ये बहुत जरूरी है। 3 लाख से ज्यादा नौकरी लगा रहे हैं और 1.5 लाख नौकरी दे चुके हैं। बात करेंगे तेलंगाना की। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद उसके भाई की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद देश में शुरू हुआ बहसबाजी का आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के हमले के लिए केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा है कि अतीक अहमद उसके भाई पर गोली चलाने वाले ने कहा कि हम मशहूर होना चाहते थे। ये मशहूर होना नहीं है, ये वो ग्रुप है जिसने हमें टेरर सेल कहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि उन पर UAPA क्यों नहीं लगा, उन्हें 8 लाख का हथिया किसने दिया। आप याद रखो कि आतंकवादी हैं, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं। अगली खबर ओडिशा के भुवनेश्वर से है, जहां पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादी हमले में शहीद हुए सेना के 5 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आपको बता दें कि वीर गति को प्राप्त हुए लांस नायक देवाशीष बिस्वाल की पत्नी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहीद के चचेरे भाई दिलीप बिस्वाल ने बताया है कि बचपन से ही देश की सेवा करना चाहते थे, फौज में जाना चाहते थे, उनका लक्ष्य यही था। दादा पंचालन ने कहा है कि कभी सोचा नहीं था देव 30 साल की उम्र में ही छोड़कर चला जाएगा। उन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि उन्हें उम्मीद इसकी नहीं थी। बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिन्होंने अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जशपुर जिले के पहाड़ी कोरवा और बिरहोर विशेष पिछड़ा जनजाति के 142 युवाओं को सहायक शिक्षक के पदों पर वर्चुअली रूप से नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस मौके पर शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो जीवन में परिवर्तन लाता है। शिक्षा ही आगे बढ़ने और मार्ग प्रशस्त करता है। सीएम बघेल ने युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। इन अभ्यर्थियों में
हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण 124, स्नातक उत्तीर्ण 11 और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण 6 पहाड़ी कोरबा शामिल हैं। बिरहोर समुदाय के एक अभ्यर्थी को नियुक्ति दी गई है जो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण है। बात आंध्र प्रदेश की। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने महिला और बाल कल्याण विभाग की समीक्षा की है। इस दौरान सीएम जगन मोहन रेड्डी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया, कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं और अभी तक दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में ग्राम सचिवालयों से जानकारी जमा करेंगे। साथ ही अधिकारियों को सीलिंग पंखे, लाइट, फर्नीचर, शौचालय जैसी सुविधाओं का ब्यौरा जुटाने को कहा। आंगनबाड़ी में बच्चों के विकास की निगरानी के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के खाली पड़े पदों को तत्काल भरने पर ध्यान दिया जाए। बता दें कि सीएम ने समीक्षा के दौरान नाडू देनु कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया है। अधिकारियों ने सीएम को बताया है कि वर्तमान में राज्य में 10,000 से अधिक आंगनबाड़ियों को फाउंडेशनल स्कूलों में अपग्रेड करने के काम में तेजी लाई जा रही है। अब बात देवभूमि उत्तराखंड की करते हैं। करीब 6 महीने के अंतराल के बाद आज अक्षय तृतीया को गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। बता दें, चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव ऋषिकेश ही है, जहां से रोजाना हजारों की तादाद में तीर्थयात्री यहां अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस बार चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पवित्र यात्रा पर श्रद्धालुओं के बसों को शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गढ़वाल हिमालय के 4 धामों में से 2 अन्य धाम केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल और बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। चारधाम यात्रा को उत्तराखंड के लिए एक उत्सव बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु राज्य आते हैं, इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बताया कि इस साल 16 लाख लोगों ने यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया है और सरकार सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक श्रद्धालु की यात्रा सुगम, 100% सुरक्षित हो। अब खबर दिल्ली से। ईद उल फितर के मौके पर दिल्ली के जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की। इसके बाद शानदार वीडियो भी सामने आया। जामा मस्जिद ईद पर पहली नमाज को अदा किया गया। पहली नमाज अदा करने के ईद की सुबह सैकड़ों मुसलमान भाई जामा मस्जिद पहुंचे। ईद उल फितर को मीठी ईद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन मुसलमान कुछ मीठा खाकर अपना उपवास तोड़ते हैं। ईद उल फितर पर मुसलमान इस्लामिक 10वां महीना शव्वाल के पहले दिन का स्वागत करते हैं। इस्लामिक चंद कैलेंडर के मुताबिक रमजान 9वां महीना होता है। इसके खत्म होते ही चांद देखने के साथ ही 10वां महीना शव्वाल शुरू हो जाता है। शव्वाल के महीने के पहले दिन ही ईद मनाई जाती है। रमजान के पवित्र महीने के दौरान दुनिया भर के मुसलमान 1 महीने तक सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं। शाम को भी हर दिन रोजा तोड़ते हैं। अगली खबर कश्मीर से। आपको बता दें कि कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन घाटी के सबसे सुंदर जगहों में से एक है। इस गार्डन में लगे खूबसूरत फूलों का नजारा साल में एक बार ही नजर आता है। इसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं, लेकिन इस साल ट्यूलिप गार्डन में 1 महीने के लिए लगाए शो को आपको बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंच गए हैं। इस साल 1 महीने शो के दौरान रिकॉर्ड तोड़ने वाले पर्यटकों ने दौरे किए जाने के बाद ट्यूलिप गार्डन को अब फिलहाल के लिए आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया है। साल 2023 में ट्यूलिप गार्डन में लगभग 3 लाख से ऊपर पर्यटक पहुंचे थे। दर्शकों के लिए इस बार इसे 19 मार्च को खोला गया। करीब लगभग 3.5 लाख से ऊपर पर्यटक यहां पर आए थे। गर्मी से परेशान लोगों को देश के कई इलाकों में राहत देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक थोड़ी राहत और मिलने वाली है। पूर्वी भारत के हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आएगी, तो वहीं अगले 2 दिन तक उत्तर पूर्व भारत में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्वी भारत से हीट वेव खत्म होने के आसार दिख रहे हैं, इससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। वहीं तापमान बात अगर की जाए तो मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, इंटीरियर महाराष्ट्र में इलाकों में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। इधर पश्चिम हिमालय में 12 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। इसी के साथ नेशन@9 में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।